नमस्कार दोस्तों कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आज हम 9 मार्च के करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इसमें जीके हमारे भारतीय पर्वत श्रृंखला देंगे और साथ साथ हरियाणा का बजट भी इसमें कल जो लागू किया गया था उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो हो चुका आगाज रंग का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जीतता वही है जो लगातार पढ़ता रहता है या काम करता रहता है। तो आज का मोटिवेशन कोड है, जब भी पढ़ाई करने बैठें तो यह सोच के बैठें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन यह सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकेंगे। कि आप यह सोच के बैठें कि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कि कल मेरा एग्ज़ाम है, यह सोच के आप बैठेंगे तो आपकी ऐसी तैयारी होगी कि आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? मोहम्मद रफ़ीक तरार है। यह 1997 से 2000 के मध्य पाकिस्तान के 9वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। प्रश्न नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए नाम में यूपीआई पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। उसका नाम है यूपीआई 123 पे। यूपीआई 123 पे। तो यूपीआई के बारे में बात करें तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आपको बता दें यूपीआई को अपनाने वाला देश नेपाल बना है। ये भी प्रश्न आप इसमें नोट कर लें। यूपीआई को अपनाने वाला देश कौन बना है? नेपाल बना है। हाल ही में यूपीआई सिस्टम को स्वीकार करने वाला जो विदेश बना है वो राष्ट्र नेपाल बना है। ये आगे बात करें, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान एनपीसीआई ने 4 अप्रैल 2016 को यूपीआई लॉन्च किया था। किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 4 अप्रैल 2016 को यूपीआई लॉन्च किया था। आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई 1 अप्रैल। तो आपको बताइए किस एक्ट से हुई? एक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसकी हुई थी 1934वें एक्ट से हुई थी। कौन से एक्ट से हुई थी? 1934वें एक्ट से हुई थी। और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत, 25वें नंबर के। और पहले वर्तमान पूछें तो पहले थे एसओ स्मिथ। कौन थे? ओएस स्मिथ थे, याद रखें स्मिथ। एसओ स्मिथ पहले गवर्नर थे आरबीआई के। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर पूरी तरह से प्रतिबंध रूस ने लगा दिया है। आगामी परीक्षाओं के लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है? तो रूस की राजधानी है मास्को। रूस की राजधानी क्या है? मास्को। याद रखें आप, रूस की राजधानी मास्को है। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री से मिखाइल मिशुस्टिन। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। संसद याद रखें आप, इसकी संसद का नाम है ड्यूमा। रूस की मुद्रा का नाम है एशियन रूबल। एशियन रूबल। तो यहाँ से इंपोर्टेंट क्या हो जाता है? इंपोर्टेंट 3 प्रश्न हो जाते हैं। रूस की राजधानी मास्को है। इंपोर्टेंट ये है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। रूस की मुद्रा है रेशियन रूबल। आगे बात के प्रश्न नंबर 4। केंद्र ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को 2025 से 26 तक जारी रखने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ये दी है 3274.87 करोड़ रुपए की। प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस देश ने गैर मित्र देशों की सूची जारी की है? गैर मित्रों की सूची रूस ने जारी की है। तो आपको बताना है रूस की राजधानी क्या है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं राजधानी क्या है रूस की। तो हम बात कर लेते हैं आगे। रूस द्वारा जारी किए गए गैर मित्र देशों की सूची में कौन कौन देश हैं? अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूक्रेन है, जापान है, ताइवान है, सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण कोरिया है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, कनाडा है। यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हैं। रूसी नागरिक एवं कंपनियों को गैर मित्र विदेशी संस्थाओं से निपटने हेतु एक विशेष परमिट के लिए आवेदन करना होगा। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में स्कूल हेल्थ क्लिनिक शुरू किया है? ये किया है दिल्ली ने। तो दिल्ली से करंट अफेयर क्या क्या हो जाता है आपके एग्जाम के लिए? तो भारत का पहला स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टेशन दिल्ली ने स्थापित किया है। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस किसने लॉन्च किया? दिल्ली ने किया है।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली ने लॉन्च की है। सरकारी योजनाओं को लाभ श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक मित्र योजना दिल्ली ने लॉन्च की है। बच्चों की सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा अभया पहल शुरू की है। दिल्ली पुलिस ने अभया पहल शुरू की है। सरकारी स्कूलों को पढ़ने वाले बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु देश के मेंटर कार्यक्रम किसने शुरू किया? दिल्ली ने। कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी पुलिस द्वारा उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म ने किया? दिल्ली ने। आगे बात करते हैं बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी ऑन व्हील अभियान दिल्ली ने लॉन्च किया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर देश का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल स्थापित होगा। प्रश्न नंबर 7, 2018-19, 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? इस्पात राजभाषा पुरस्कार किसने जीता है? यह जीता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने, NMDC ने। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा यह जीता गया है। और अब बात कर लेते हैं NMDC के फुल फॉर्म है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1958 को ही थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। अगला प्रश्न, भारत की 23वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ये बनी है प्रियंका नोटक्की। कौन बनी है? प्रियंका नोटक्की बनी है 23वीं चेस ग्रैंड मास्टर। आगामी परीक्षाओं के लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है? भारत के 73वें पुरुष चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? वो बने हैं भरत सुब्रमण्यम। अगर पुरुष पूछे तो वो बने हैं भरत सुब्रमण्यम, यदि महिला पूछे तो वो बनी है प्रियंका नोटक्की। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 में विजेता कौन रहा? वो रहा मैग्नस कार्लसन। कौन रहे? मैग्नस कार्लसन रहे। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 में विजेता कौन रहा? वो रहे नादिरबेक उज्बेकिस्तान के। विश्व में सबसे कम उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वो बने हैं अभिमन्यु। सबसे कम उम्र के 16 साल के हैं मात्र। भारत में सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर कौन हैं? ये हैं डी गुकेश, तमिलनाडु के हैं डी गुकेश। भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। प्रश्न नंबर 9, रिलायंस, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। आज हम इसमें भारत का बजट भी करेंगे और भारत की पर्वत श्रृंखलाएं भी करने वाले हैं। रिलायंस इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने जियो वर्ल्ड सेंटर नामक भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला है? जियो ने खोला है। रिलायंस इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने जियो वर्ल्ड सेंटर कहाँ खोला है? मुंबई में खोला है। भारत का सबसे बड़ा है। रिलायंस इंस्टीट्यूट के बारे में, रिलायंस इंस्टीट्यूट लिमिटेड की स्थापना यह 8 मई 1943 की स्थापना हुई। इसके संस्थापक है धीरूभाई अंबानी। चेयरमैन के बारे में बात करें तो इसका चेयरमैन है मुकेश अंबानी। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नामक एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान शुरू किया है? समर्थ प्रोत्साहन अभियान लघु, सूक्ष्म और मध्य उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसकी उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों से 75 से अधिक महिला उम्मीदवारों को कौशल विकास प्रदान करना और उन्हें प्रशिक्षित करना है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में किस कंपनी ने हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? हैदराबाद में अपना डेटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को ही इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में है और इसी में वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का है। किसका है? याद रखें, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी कहाँ है? वाशिंगटन DC अमेरिका में है। संस्थापक कौन है? बिल गेट्स हैं। वर्तमान चेयरमैन कौन है इसके? सत्य नंदेला इसके वर्तमान चेयर हैं। वाइस चेयरमैन ब्रैड स्मिथ हैं। अगला प्रश्न, भारत में स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोजेक्शन सिस्टम का नाम क्या है? यह है कवच। अगला प्रश्न, 7 मार्च 2022 को 4 दिवसीय भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ये किया राजनाथ ने। इसकी थीम है मिलिट्री हेल्थ केयर इन द
इन ए वोलेटाइल अनसर्टेन कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिग्यूअस वर्ल्ड। अगला प्रश्न, 6 बार क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली विश्व की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? वो बनी है मिताली राज। मिताली राज सचिन तेंदुलकर, जावेद मियांदाद के साथ 6 बार क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली विश्व की तीसरी क्रिकेटर और प्रथम महिला बन गई है। तो तीसरी पहले सचिन तेंदुलकर था और जावेद थे, उसके बाद मिताली राज बनी और महिलाओं पूछे तो पहली बनी है 6 बार विश्व कप खेलने वाली। बात कर लेते हैं कि आपकी परीक्षाओं से खेल से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। 10,000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है भारत। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं साकिबुल गनी, बिहार के हैं। रणजी ट्रॉफी में इन्होंने कहाँ के हैं? ये बिहार के हैं और ये ट्रॉफी में इन्होंने 13 शतक लगाया है। सबसे कम गेंदों पर 25 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय ऋचा घोष महिला थी। ऑस्ट्रेलिया T20 लीग बिग बैश में खेलने वाली पहले भारतीय उन्मुक्त चंद हैं। 2 बार वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय है स्मृति मंदाना। वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड। सबसे कम उम्र में BWF सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय उन्नति हुड्डा। ये हरियाणा की, आपको बता दें कि ये हरियाणा की, इन्होंने उड़ीसा में ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप किसने लिखी है? ये लिखी है उषा उथुप ने। अब बात कर लेते हैं आगे। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप पुस्तक उल्लास की नाव का अंग्रेजी संस्करण है। किसका है? उल्लास की नाव का अंग्रेजी संस्करण है। और इस पुस्तक के लेखक हैं विकास कुमार झा और अनुवाद इसका अंग्रेजी में सृष्टि झा ने किया है। अगला प्रश्न, 7 मार्च से 2022 से भारत और किस देश के बीच 9वां स्लिनेक्स अभ्यास शुरू होगा? ये श्रीलंका, और यह 2 चरणों में होगा। पहला चरण विशाखापट्टनम में होगा 7 से 8 मार्च को, और दूसरा चरण 9 और 10 मार्च को बंगाल की खाड़ी में होगा। अब बात करते हैं सैन्य अभ्यास के। तीसरा धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान बेलग्राम में के मध्य हुआ। बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 विशाखापट्टनम में हुआ। छठा ईस्टर्न ब्रिज गार्ड भारत और ओमान के में जोधपुर में हुआ। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम लॉन्च किया है? डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुरू किया है। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय के मंत्री है भूपेंद्र यादव के द्वारा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत काम करेगा। किसके तहत काम करेगा? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत काम करेगा। इस स्कीम के तहत असंगठित क्षेत्र में 18 से 40 वर्ग के कामगार अपनी उम्र के आधार पर हर साल 660 से 2400 रुपये तक जमा कर सकते हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न, हाल ही में किस प्रसिद्ध सदोक वादक को पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है उस्ताद अमजद अली खान के द्वारा। अगला प्रश्न, 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? ये किया 14 को। राष्ट्रपति ने 2020 में 15 महिलाओं को दिया था, 2021 में 14 महिलाओं को दिया है और कुल 28 पुरस्कार प्रदान किए हैं। और 2021 के नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्तकर्ता में नीना गुप्ता है। नीना गुप्ता जिन्होंने नागार्जुन पुरस्कार भी जीता, राधिका मेनन और सोमना वस्ती शामिल हैं। और 2020 में नारी पुरस्कार प्राप्त किया था ईला लोथ ने मरने के बाद, नासिरा अख्तर ने और अनीता गुप्ता ने। 2020 के ये हैं और 2021 के आपको याद रखने हैं नीना गुप्ता, राधिका मेनन और शोभना वस्ती। अगला प्रश्न, कपिल देव को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले
दूसरे भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं आर अश्विन। कौन बने हैं जी? आर अश्विन बने हैं। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 619 विकेटों के साथ अनिल कुंबले पहले स्थान पर हैं। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। और इसकी जो थीम है वो है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। अब बात कर लेते हैं मार्च के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 3 मार्च को वन्यजीव अभयारण्य दिवस मनाते हैं। 3 मार्च को ही विश्व श्रम दिवस मनाया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और विश्व मोटापा दिवस भी 4 मार्च को मनाया जाता है। और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाते हैं। और 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला प्रश्न, 6 मार्च 2022 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये मनाया 53वां। अब CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में बात करें। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक हैं सील बराधन सिंह। आदर्श वाक्य इसका संरक्षण एवं सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इसका आदर्श वाक्य है। अगले बात करें, हापर्स कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक द ब्लू बुक ए विंटर राइटर जनरल के लेखक कौन है? ये है अमिताभ कुमार। 2021 और 22 की महत्वपूर्ण पुस्तकें, उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी ने लिखी है। द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी ने लिखी है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन उमा दास गुप्ता ने लिखी है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये सभी पुस्तकें इंपोर्टेंट हैं, आप बिल्कुल नोट करें। एक ना एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएगा, पुस्तकों से ध्यान रखें इसको। उड़ान एक मजदूर की मिथिलेश ने, ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध रूसूरी ने, नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी ने, हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन उमा दास ने, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक बिल गेट्स ने लिखी है। अगला प्रश्न, हाल ही में 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया? ये किया गया बार्सिलोना में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन द्वारा किया गया। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, GSMA के बारे में। इसकी स्थापना 1995 में हुई। इसका मुख्यालय है लंदन में है और इसके अध्यक्ष हैं स्टीफन रिचर्ड्स। अगला प्रश्न, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये रहा है तेलंगाना। तेलंगाना के करंट अफेयर के बारे में बात करें, सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त OPD प्लस गाँव में शीर्ष स्थान पर रहा है। भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरती पोर्टल लॉन्च तेलंगाना ने किया है। किसानों के लिए रेथ्यू बंधु योजना तेलंगाना ने लॉन्च किया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलभ केंद्र हैदराबाद तेलंगाना में। अगला प्रश्न, 7-8 मार्च 2022 को इंडियन ग्लोबल फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? ये बेंगलुरु में किया गया और इसका विषय है न्यू इंडिया इंक इसका विषय है। अगला प्रश्न, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? वो बने धीरूभाई नारायण भाई पटेल। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, TDSAT के बारे में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका चेयरमैन है धीरूभाई नारायण भाई पटेल और इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा बजट। हरियाणा बजट में क्या क्या रहा? श्रमिक कल्याण के लिए ESIC अस्पताल, 100 बिस्तरों वाले 6 ESI अस्पताल और 14 ESI औषधि खोले जाएंगे। और नियमित जांच के लिए पानीपत, सोनीपत, अंबाला, हिसार, रोहतक और जींद में खुलेंगे औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशालाएं। तो आप याद रखें, औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशाला कहाँ कहाँ खुलेंगे? याद रखें भाई, औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशाला खुलेंगी पानीपत में, सोनीपत में, अंबाला में, हिसार में, रोहतक में और जींद में। ये रही श्रमिक कल्याण के ऊपर। आगे बात करें स्वास्थ्य के ऊपर, क्या कह रहे हैं? छोटे कस्बों और बड़े गांवों में अस्पताल और नर्सिंग होम खोलने पर 3 वर्ष तक लोन के ब्याज पर 2% की छूट होगी।
1.80 लाख वार्षिक आय वाले परिवार को आयुष्मान भारत योजना को लाभ मिलेगा। जिनकी आय 1.80 है उनके आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। और 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवार को 70% व उससे अधिक दिव्यांग को भी योजना का लाभ मिलेगा। जो इसके 3 लाख से ज़्यादा है उन्हें भी 70% इसका लाभ मिलने वाला है। अब चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान नए मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ खुलेंगे? देखो भाई, नए मेडिकल कॉलेज पलवल में खुलेगा, चरखी दादरी में, पंचकुला में, फतेहाबाद में खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज। कैथल, सिरसा, यमुनानगर में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य प्रारंभ है। और जींद में, भिवानी में, महेंद्रगढ़, सिरसा, यमुनानगर, पलवल, चरखी दादरी, पंचकुला, फतेहाबाद में खोले जाएंगे नए नर्सिंग कॉलेज। नर्सिंग कॉलेज कहाँ कहाँ? जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, यमुनानगर, पलवल, चरखी दादरी, पंचकुला, फतेहाबाद में खोले जाएंगे नर्सिंग कॉलेज। अब बजट में क्या रहा है? हरियाणा निवेश रोजगार प्लेसमेंट सेल में निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए आयोजन किए गए 200 रोजगार मेले लगेंगे। हरियाणा विदेश रोजगार प्लेसमेंट सेल की स्थापना कर अगले 2 वर्ष में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर प्लेसमेंट की सुविधा देगा। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। सबसे पहले हम ले लेते हैं जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक कौन कौन सी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं पड़ेंगी। तो जम्मू कश्मीर में पड़ती है एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, नंदा पर्वत, नंदा देवी, और सबसे ऊंची जो चोटी है वो है एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 49.8 मीटर की इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंची एवरेस्ट है जो नेपाल में पड़ती है। अगर बात करें आगे हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक, देखो आपको ये बता देते हैं, यहाँ पर देखें आप, बिल्कुल वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को। हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड यहाँ तक, ये वाली हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ पड़ेंगी? पीर पंजाल पड़ेगी, धौलाधर पड़ेगी, नागर टिब्बा पड़ेगी, मसूरी पड़ेगी, महाभारत पर्वत श्रृंखला पड़ेंगी। और इनकी जो ऊंचाई है वो 35 से लेकर 4500 मीटर तक इनकी ऊंचाई है। अब बात कर लेते हैं शिवालिक की पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ कहाँ पड़ती हैं? कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। पीर पंजाल, धौलाधर, नाना टिब्बा, मंसूरी, महाभारत पर्वत श्रृंखलाएं। अब अरुणाचल प्रदेश पूर्वांचल की पर्वत श्रृंखलाएं देखो, इम्फाल, मिसनी, पटकई, नाना, मणिपुर, गारो खासी, जैंतिया, ये पर्वत श्रृंखलाएं पड़ती है। पूर्व घाट में कौन कौन सी पड़ती हैं? शिवराय, जटादी, पलकोड़ा आदि पर्वत श्रृंखलाएं पड़ती हैं। और पश्चिमी घाट में पड़ती है गुजरात से तमिलनाडु तक अन्नामलाई की, इलायची, अन्नामुडी, थालघाट, मोरघाट, पालघाट। सतपुरा मध्य प्रदेश में पड़ती हैं पर्वत श्रृंखलाएं। और इनकी सतपुरा की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़, 3550 मीटर की। अरावली पड़ती है राजस्थान में, और इसका सबसे जो ऊंचा शिखर है वो है गुरुत शिखर। ये रही हमारी। और मध्य प्रदेश में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में पड़ती है कैमूर, पारसनाथ की चोटी। ये हमारी भारत की पर्वत श्रृंखला रही। यदि आपने कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें।